नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका विजय कुमार चौक से। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, गणित शिक्षा शास्त्र, मैथमेटिक्स पैडागोजी। तो जैसा कि हम जानते हैं, पैडागोजी टीईटी में पूछे जाने वाला है और बहुत सारे नंबर भी देने वाला है। काफी आप लोग सोच सकते हैं कि भाई इसको कुछ अजीब सा होगा, लेकिन हम सभी ने जब तैयारी कर रहे थे तो डेफिनेटली बीएड में पढ़ा हुआ है और इन्हीं सारी पद्धतियों का हम यूज करते हैं। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो गणित शिक्षा शास्त्र के अनुसार ही पढ़ाते हैं, लेकिन कब कहाँ कौन सी टर्मिनोलॉजी है वो शायद हम भूल गए हैं, तो हम उनको रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गणित शिक्षा शास्त्र क्या है उसको देखेंगे। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य होता है जब हम गणित पढ़ा रहे होते हैं। तब पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। गणित की भाषा क्या है, गणित अपने आप में एक भाषा है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। परिवेश आधारित शैक्षणिक सामग्री, जो हमारे पास आसपास परिवेश है उसी में हम शैक्षणिक सामग्री कैसे एकत्रित करेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे। मूल्यांकन की नवीन विधियां क्या हैं उनको हम समझेंगे। निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण, इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे। और पेडागोजी के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन, उनको भी हम इस पूरे वीडियो में लेने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी समस्या है तो आप इस पे कमेंट करेंगे तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है गणित शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। तो इसको अगर हम देखें, यहां पर ये टॉपिक हम ले रहे हैं गणित शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। तो गणित का सामान्य अर्थ यदि हम देखें तो वो है गणना का विज्ञान। बस बहुत ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। यह संख्या, स्थान और मापन का विषय है। अनुसंधान, गणना, निष्कर्ष और प्रमाणन में गणित का व्यवहारिक पक्ष महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि गणित मानव जीवन का सत्य आधार है। मतलब अगर हम देखें तो हमारा आधार जो है वो गणित ही है। अब इस पर बहुत सारे जो शिक्षाविद हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। कुछ डेफिनेशंस आपके लिए हैं, जैसे हमवने के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगर हम डेली मिरर देख रहे हैं तो गणित भी क्या कर रहा है, संस्कृति और सभ्यता को रिफ्लेक्ट करके हमको दिखा रहा है कि जिस समाज या जिस संस्कृति का गणित स्ट्रांग है वो समाज डेफिनेटली बहुत उन्नति करता है। लॉक के अनुसार गणित मन में तर्क करने की आदत विकसित करता है। यदि कोई बच्चा हमसे तर्क कर रहा है मतलब डेफिनेटली उसका गणित स्ट्रांग हो रहा है। तो हमको इस बात को विशेष ध्यान देना है कि जो बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है, तर्क वितर्क करता है, उसको हमको कभी भी मतलब कहना चाहते हैं कि उसको डिमोरलाइज नहीं करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यही है कि बच्चे के तर्क करने की क्षमता का विकास हो। रोजर विकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये एक बहुत बड़े शब्द इन्होंने यूज किए हैं देखिए गणित के लिए। तो हम सभी जानते हैं, हम गणित के शिक्षक हैं और इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी विज्ञानों की कुंजी यदि है तो वो गणित ही है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। जैसा हम जानते हैं कि अगर हम गणित शिक्षण करते हैं तो बच्चे के अंदर चिंतन और तर्क शक्ति दोनों का ही विकास होता है। गणित विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय सोच विकसित करता है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। अगर हम गणित पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय सोच जो है वो विकसित होती है। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाता है। कोई भी प्रॉब्लम यदि आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा गणित यदि पढ़ रहा है तो उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसकी जो क्षमता होगी वो डेफिनेटली कई गुना
ज्यादा होगी। मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से समस्या समाधान हो सकती है, ठीक बात है, लेकिन गणित पढ़ने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो समस्या है वो बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को मजबूत करता है। कोई भी चीज बच्चा बहुत जल्दी से मानेगा नहीं, जब तक उसको बहुत अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देता है, हम भी जानते हैं। तो उसके अंदर एक तार्किक और विश्लेषणात्मक दोनों ही क्षमता जो है वो दोनों ही सोच उसमें मजबूत हो जाती है। पैटर्न पहचानने की क्षमता विकसित होती है। गणित विषय यदि बच्चा पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर पैटर्न को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। निर्णय लेने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता बढ़ती है। तो यही हमारा उद्देश्य भी होता है। गणित शिक्षण का शास्त्र का उद्देश्य ही यही है कि उसके अंदर निर्णय लेने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता बढ़ जाए। ऐसे ही अगर हम देखें तो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। तो देखिए, गणित का स्थान जो है, गणित एक अनिवार्य विषय है। जैसा हम सभी जानते हैं, गणित जो है अपने आप में एक कोर सब्जेक्ट है, अनिवार्य विषय है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीक और अर्थशास्त्र का आधार गणित होता है। अगर हम गणित को हटा दें तो ये विज्ञान या इंजीनियरिंग या तकनीक अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। तो गणित ही इनका आधार होता है, हम जानते हैं। दैनिक जीवन, खरीदारी, समय प्रबंधन, इन सभी में बहुत उपयोगी गणित ही है। अन्य विषयों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर की बात कर लें हम, उनकी समझ में ये बहुत सहायक होता है। मैथ से ही बहुत फंडामेंटल फार्मूलेज जो है फिजिक्स के बने हुए हैं, हम जानते हैं। राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में गणित विषय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे ही अगर हम देखें तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुख विषय जो है वो गणित होता है। गणित मतलब मैं आपको ये बोल सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का प्रमुख विषय जो है वो गणित ही होता है। गणित ही पूछा जाता है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, क्योंकि बच्चे की तर्क क्षमता का पता करना है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है पता करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख विषय गणित ही होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर गणित की भाषा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई गणित तो अपने आप में ही एक भाषा है। जैसे हिंदी और इंग्लिश होती है, तमिल तेलुगु होती है, वैसे ही यहाँ पर एक भाषा है। गणित अपने आप में एक भाषा है और गणित अपनी विशेष भाषा होती है। गणित की एक अपनी विशेष भाषा होती है। अब यही हमारा एक टारगेट होता है कि इस भाषा को हम कैसे डिलीवर करें कि बच्चा उसको समझ पाए। इसके लिए ही ये पैडागोजी है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि गणित जो भाषा है उसको हमें पहले समझना है और उस बच्चे से उस भाषा को समझने के लिए उसके जो सिंबल्स है, धन, ऋण, गुणा, भाग, इन सभी सिंबल, साइंस और फार्मूले को बच्चे को तैयार कराना होता है। यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल भाषा है। अब हिंदी हिंदुस्तान में बोली जा रही है, अंग्रेजी कुछ बाहर विदेशी भाषा है, ऑल ओवर यूनिवर्स को जोड़ने की कनेक्टिव भाषा है, वो बोल सकते हैं। लेकिन चाइनीज जो है अपने देश में ही बोली जा रही, चाइना में ही बोली जा रही है, इंडिया में हिंदी ही बोली जा रही है, लेकिन पूरे यूनिवर्स की जो भाषा है वो एक गणित भी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कम शब्दों में ये अधिक जानकारी देता है। सब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटे, कम शब्दों से भी बहुत सारी जानकारी हमको इससे स्पष्ट हो जाती है। स्पष्टता और सटीकता बनाए रखती है, एक्यूरेसी जिसे हम बोलते हैं। विद्यार्थियों को प्रतीकों और संकेतों का सही अर्थ समझाना जरूरी होता है। ये फंडामेंटल है। जैसे अनार, आम, इमली है, ABCD है, वैसे ही हमको प्रतीकों और संकेतों को बच्चों को समझाना ये हमारी प्रारंभिक जिम्मेदारी होती है। परिवेश आधारित शैक्षणिक सामग्री, हम जिस भी परिवेश में है हम उस परिवेश से ही सामग्री को इकट्ठा करें और उसी परिवेश से ही बच्चे को सब्जेक्ट को डील करना चालू करें, गणित को पढ़ाना चालू करें। स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरणों का उपयोग, जैसे बाजार, खेत, घर, बैंक आदि। तो हम जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई भी बच्चा आ रहा है तो वो टॉफी खाता है, बिस्किट खरीदता है, तो वो कितने रुपए का खरीदता है? 1 रुपए का खरीदेगा, एक उसके पास आएगा तो 5 रुपए में कितनी टॉफी खरीद पाएगा? इन उदाहरणों से ही हमको अपने सब्जेक्ट को लेके चलना है। मतलब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास शैक्षणिक सामग्री क्या है,
तो जो स्थानीय परिवेश में हमको उदाहरण मिल सकते हैं उनका ही हमको मैक्सिमम उपयोग करना है। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे हम चार्ट, मॉडल और वस्तुएं बना ही सकते हैं पढ़ाने के लिए। ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले से हम उसका चार्ट या मॉडल तैयार कर सकते हैं। सामग्री में हमारे पास है, सीखना अधिक रोचक और स्थायी बनता है अगर हम जो भी स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री है उनका उपयोग करके बच्चे को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली जो टॉपिक होता है वो बहुत रुचिकर हो जाता है, बच्चा बहुत अच्छे से उसको सीख पाता है। स्पष्टता और सटीकता बनाए रखती है। अगर हम मान लीजिए कि कोई चाइनीज चीज ले आए जिसके बारे में हम भी कम जानते हैं तो हम उसको बच्चे को उतनी अच्छे से स्पष्टता से नहीं बता सकते, लेकिन अगर वो स्थानीय वस्तु है तो उसके बारे में वो बच्चा भी जानता है और इसलिए उसके लिए जो समझने की क्षमता है वो डेफिनेटली उसकी कई गुना बढ़ जाती है। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री का यूज करने से हमको ये भी फायदा होता है कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी उसमें बढ़ जाती है। वास्तविक जीवन से जुड़ाव स्थापित होता है। ये भी हमारा टारगेट है भाई, जो हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट तो उसका टारगेट ही ये है कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला पाए। मूल्यांकन की नवीन विधियां, तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कुछ विधियां हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का उपयोग हम करते हैं। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, क्विज, गतिविधि आधारित मूल्यांकन, हम मौखिक भी मूल्यांकन करते हैं और लिखित मूल्यांकन भी होता ही है बच्चों का समय समय पर। मंथली टेस्ट होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है। ऐसे ही हम एनुअल एग्जाम भी लेते हैं तो लिखित एग्जाम भी होता है। दोनों ही प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। केवल अंक पर निर्भरता कम करना है, जो हमारी नवीन विधियां हैं। अगर हम यहाँ पर मूल्यांकन की विधियों को देख रहे हैं तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि अंक पर निर्भरता कम हो, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना, ये हमारा टोटल फोकस है। मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने में केवल नंबरों पर हमको ध्यान नहीं देना है, उसका सभी प्रकार का विकास हो, संपूर्ण विकास हो, इसे भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास निदानात्मक परीक्षण, विद्यार्थियों की कमजोरियों और कठिनाइयों की पहचान करना। सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही होता है कि अगर कोई बच्चा कमजोर है किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स की बात कर रहे हैं, गणित में सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसकी क्या कठिनाइयां है उनको हमको पहचानना है। यह पता चलता है कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, जो टॉपिक कमजोर है, जिस टॉपिक में बच्चे की समझ कम है उसको हम कैसे दूर करेंगे। तो व्यक्तिगत स्तर पर हमको उसका विश्लेषण करना होता है। शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने में हमको मदद मिलती है। हम उसको समझ पा रहे हैं कि भाई टॉपिक यदि किसी का अलजेब्रा ठीक नहीं है तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम और अच्छे से डील करें ताकि बच्चे की जो समस्याएं वो कम हो सके। त्रुटियों के कारणों को समझना, क्यों बच्चा गलत कर रहा है, सिंबल्स नहीं समझ रहा है, साइन नहीं समझ पा रहा है, फार्मूले नहीं समझ पा रहा, तो उन गलतियों को हमको समझना है और उन्हें दूर करने की कोशिश करना है। आगे की शिक्षण योजना बनाने में भी ये बेहद सहायक होता है। पुनः शिक्षण क्या होता है इसको हम देख लें। पुनः शिक्षण क्या है हमारे पास, कमजोर छात्रों के लिए विशेष शिक्षण प्रक्रिया जो है वो पुनः शिक्षण है। सरल भाषा, उदाहरण और स्टेप बाय स्टेप समझाना, ये हमारा टेक्निक होगा। अतिरिक्त अभ्यास, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देना है और पुनरावृत्ति कराना है। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए हमको रिमीडियल क्लासेस के थ्रू चलना है और पुनः शिक्षण में हमको बार बार उसकी पुनरावृत्ति कराना है। छोटे समूह, ग्रुप या व्यक्तिगत शिक्षण भी अगर देना पड़ रहा है तो हमको देना ही होगा। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो छोटे छोटे ग्रुप बना के हम उनको शिक्षण देंगे। यदि हमारी क्लास में कम बच्चे हैं तो हम उनको व्यक्तिगत भी शिक्षण देके समस्याओं को दूर करेंगे। सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना, बच्चा यदि कमजोर है तो हमें अपनी स्पीड से नहीं पढ़ाना है, हमको उसकी गति के अनुसार चलना है। आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद, ये जो हमारी स्टेप्स होगी इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा
और वो डेफिनेटली इन फ्यूचर रिमेनिंग टॉपिक्स में अच्छा करेगा। देखिए थ्योरी हमारे पास है, मैंने समराइज की है आपके लिए। अब मैं कोशिश ये करना चाहता हूं आपके लिए कि जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम इंट्रोड्यूस करें आपके लिए। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन रीड करके ही समझ आ जाता है कि क्या आंसर होगा। लेकिन कुछ जो गणितज्ञ हो गए हैं उनका जो मत था, उन्होंने जो अपनी शास्त्र में लिख के गए हैं, तो हमको उनको भी समझना होगा, केवल अपने मन से नहीं लगाना है आंसर्स को। तो पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िएगा और इन 4 आंसर्स को पहले 2 बार पढ़ लीजिए। जल्दी नहीं करिए, पहले पढ़ लीजिए। और इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, आप देखिए कि आपका आंसर क्या है, उसको कॉपी पर लिख लीजिए। इससे ये होगा कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही थे। और यदि मैं बता दूंगा कि आंसर बी है और आपने सी लिखा हुआ है, तो समझिए हम दोनों कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो पहले केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को स्वयं समस्या हल करने, विभिन्न विधियां खोजने और अपने उत्तर का औचित्य बताने के लिए प्रेरित करता है। यह किस प्रकार के शिक्षण को दर्शाता है? 4 आंसर्स दिए हुए, रटने पर आधारित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, निर्माणवादी दृष्टिकोण, पारंपरिक व्याख्यान विधि। तो 4 आंसर से आप पहले अपना आंसर लिख लीजिए कॉपी पर। आई थिंक आपने समझ लिया है क्वेश्चन अच्छे से। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को स्वयं समस्या हल करने, विभिन्न विधियां खोजने और अपने उत्तर का औचित्य बताने के लिए प्रेरित करता है। यह विधि है निर्माणवादी दृष्टिकोण। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी वाला। तो आपको यहां सी पर टिक करना है और आई थिंक आप सभी ने सही भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा है हमारे पास, गणित की भाषा को सार्वभौमिक यूनिवर्सल भाषा क्यों कहा जाता है? 4 आंसर्स आपके पास, रीड करिए केयरफुली और नोट करिए पहले आपका आंसर। क्योंकि यह केवल भारत में प्रयोग होती है, क्योंकि इसमें केवल शब्द होते हैं, क्योंकि इसके प्रतीक और नियम विश्व भर में समान है, क्योंकि यह केवल वैज्ञानिकों के लिए है। तो अगर आप देखें तो यूनिवर्सल भाषा है, सार्वभौमिक भाषा है गणित। क्यों है? क्योंकि इसके प्रतीक और नियम विश्व भर में समान है। मतलब इसका आंसर भी जो है वो सी ही है। और आई होप आपने भी यही टिक किया होगा। तो मेरे को लगता है कि आप सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, यदि कोई शिक्षक छात्रों को स्थानीय बाजार के उदाहरण से लाभ हानि सिखाता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है औपचारिक शिक्षण, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है परिवेश आधारित शिक्षण, चौथा है रटने की विधि। तो आई होप आपने इसका सही आंसर टिक कर लिया है या लिख लिया है। और यदि मैं आपसे बोलूं तो भाई ये डेफिनेटली हम जानते हैं, ये स्थानीय बाजार के उदाहरण देके शिक्षक बच्चे को लाभ हानि सिखाता है, तो ये है परिवेश आधारित शिक्षण। मतलब इसका आंसर भी थर्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? 4 आंसर्स, अंतिम परिणाम देना, छात्रों को पास या फेल करना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना, केवल अंक देना। तो जैसा हम जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका आंसर भी सी ही होगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद शिक्षक पाता है कि अधिकांश छात्र भिन्न में गलती कर रहे हैं।
अगला उचित कदम क्या होगा? भिन्न पढ़ा रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं। अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो पहला, नई यूनिट शुरू कर देना चाहिए, छात्रों को दंड देना चाहिए, पुनः शिक्षण देना चाहिए, परीक्षा समाप्त करना। तो आप देखिए यहाँ पर जल्दी से टिक लगा लीजिए, और यदि आप लगा चुके हैं तो देखिए क्या आपका आंसर सी है? यदि हाँ तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो हमें उसे फिर से पुनः शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग देना है और बच्चे को फ्रैक्शन फिर से कॉन्सेप्ट को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पाइगेट के अनुसार गणित सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया पर आधारित है? 4 आंसर्स हैं, अनुकरण, सक्रिय निर्माण, केवल याद करना, केवल सुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सक्रिय निर्माण। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाइगेट के अनुसार गणित सीखना मुख्यतः सक्रिय निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। ऐसे आप नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित शिक्षण में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मुख्य लाभ क्या है? समय बचाना, केवल उत्तर प्राप्त करना, छात्रों में तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। तो हमारे पास जो आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसका उत्तर होगा हमारे पास छात्रों में तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गणित की भाषा के बारे में सही है? तो 4 ऑप्शंस में आपके लिए रीड कर रहा हूं, आप जल्दी से देखें। पहला है, यह अस्पष्ट होती है, यह केवल शब्दों पर आधारित है, यह प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से सटीक अभिव्यक्ति देती है, और यह केवल मौखिक होती है। तो आप देखिए यहाँ पर जो गणित की भाषा है वो प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से सटीक अभिव्यक्ति देती है। इसका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए है अकेले अध्ययन करना, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है केवल पुस्तकें, और लास्ट है केवल परीक्षा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, सामाजिक अंतःक्रिया। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, यदि मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में किया जाता है तो इसकी मुख्य सीमा क्या है? पहला है, यह आसान होता है, यह समय बचाता है, यह सीखने के दौरान सुधार का अवसर नहीं देता, यह सटीक होता है। तो देखिए, अगर हम देखें वर्ष के अंत में जो लिया जाता है टेस्ट, उसका परिणाम ये होता है कि फिर हम उसको दोबारा टेस्ट नहीं दे पाते, फिर उसका टेस्ट नहीं ले पाते। तो ये सीखने के दौरान सुधार का अवसर नहीं देता है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है, और वही पद्धति हमारी इधर चल भी रही है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भाई रीटेस्ट होता है, लेकिन हम उसके लिए बच्चे को सिखा नहीं पाते, क्योंकि वो साल के अंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में एरर एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप ध्यान देंगे, 4 आंसर्स लिखे हुए हैं, छात्रों को दंड देने के लिए, गलतियों के कारण समझने के लिए, केवल अंक देने के लिए, या परीक्षा लेने के लिए।
तो हम जानते हैं कि अगर हम एरर एनालिसिस कर रहे हैं, बच्चे की गलती देख रहे हैं, तो हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं, ना हमें देना है। अंक देने के लिए केवल ये प्रक्रिया नहीं है, परीक्षा लेने के लिए भी नहीं है। इसका सही आंसर है गलतियों के कारण समझने के लिए। गलती बच्चा क्यों कर रहा है उसको हम समझ लें और उन्हें दूर भी करें, यही एरर एनालिसिस का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक छोटे समूह बनाकर कमजोर छात्रों को अलग से पढ़ाता है, यह किसका उदाहरण है? तो 4 आंसर्स दिए हुए। हम जानते हैं कि हम कम बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं तो उसका कारण है रिमीडियल टीचिंग। कमजोर बच्चों को हम अलग कर रहे हैं बच्चों से और फिर उनको टीचिंग दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, रिमीडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता बढ़ाना, गणित को रोचक और अर्थपूर्ण बनाना, केवल परीक्षा पास करना, केवल सूत्र याद करना। तो आप देखें, यदि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है गणित को रोचक और अर्थपूर्ण बनाना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? समय की बचत, शिक्षक का कार्य कम करना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और समझ बढ़ाना, केवल मनोरंजन करना। तो इसका जो सही आंसर है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का वो होगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी और समझ बढ़ाना। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई छात्र बार बार एक ही प्रकार की गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 आंसर्स दिए हुए। उसे नजरअंदाज करना चाहिए, दंड देना चाहिए, उसकी त्रुटि का विश्लेषण कर पुनः शिक्षण देना, उसे कक्षा से बाहर करना। तो आप देखते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो है उसकी त्रुटि का विश्लेषण कर पुनः शिक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? तो यदि हम देखें यहां पर 4 आंसर्स, पहला दिया हुआ है केवल बौद्धिक विकास, केवल शारीरिक विकास, संपूर्ण विकास, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक, केवल परीक्षा परिणाम। तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा संपूर्ण विकास, मतलब इसका आंसर सी होगा, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है, गणित का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 आंसर्स, पाठ्यक्रम पढ़ाना, पाठ्यक्रम बढ़ाना, छात्रों को भ्रमित करना, सीखने को अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाना, समय व्यर्थ करना। तो आप देख पा रहे हैं इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सीखने को अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाना, मतलब तीसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है आपके लिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? केवल एक बार परीक्षा लेना, पूरे वर्ष लगातार मूल्यांकन करना, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हम जानते हैं पूरे वर्ष लगातार मूल्यांकन करना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिया के अनुसार समस्या समाधान की पहली अवस्था क्या है? तो पोलिया के अनुसार समस्या समाधान की पहली अवस्था क्या है? तो 4 आंसर्स दिए हुए देखिए, योजना बनाना, समस्या को समझना, समाधान लागू करना, परिणाम देना। तो पहली अवस्था हमको पता करना, तो पहली अवस्था है हमारे पास समस्या को समझना, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा, समस्या को समझना। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? 4 आंसर से,
केवल जानकारी देने वाला, नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर कॉपी पे शायद नोट कर लिया है आपने, और यदि नहीं लिखा है तब भी आप जानते हैं कि आज के समय में गणित शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका है वो है मार्गदर्शक की, दैट इज फैसिलिटेटर्स की। क्वेश्चन है आपके लिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 आंसर्स दिए हैं, गणना करना सिखाना, तार्किक सोच विकसित करना, केवल परीक्षा पास कराना और सूत्र याद कराना। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है तार्किक सोच विकसित करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? तो 4 आंसर से, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, ड्रिल मेथड, डिस्कशन मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है एक्टिविटी मेथड, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किसने दी? 4 आंसर्स आपके पास, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉर्ज पोलिया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडक्टिव मेथड का सही क्रम क्या है? 4 आंसर्स हमारे पास, नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, केवल उदाहरण। तो आपको ध्यान देना है, इंडक्टिव मेथड होता है उदाहरण से नियम, पहले आपको उदाहरण देना है और फिर बच्चे को उससे नियम बनाना है, तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? तो 4 आंसर्स फिर से दिए हुए, उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण, गतिविधि आधारित, केवल रटना। तो यहां आंसर होगा नियम से उदाहरण। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडक्टिव मेथड उदाहरण से नियम है, जबकि डिडक्टिव मेथड नियम से उदाहरण है। तो इसका भी आंसर जो है वो बी ही होगा, नियम से उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित कैसा होना चाहिए? डर पैदा करने वाला, रटने पर आधारित, समझ आधारित और गतिविधि आधारित, केवल परीक्षा केंद्रित। तो सही उत्तर होगा इसका समझ आधारित और गतिविधि आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास 4 आंसर से, होशियार छात्रों को आगे बढ़ाना, कमजोर छात्रों की गलतियां सुधारना, केवल टेस्ट लेना, होमवर्क देना। तो जो सही आंसर होगा वो है बी वाला, कमजोर छात्रों की गलतियां सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? पहला ऑप्शन है आपके लिए अंतिम परीक्षा, दूसरा आंसर है सतत मूल्यांकन, तीसरा आंसर है केवल मौखिक परीक्षा लेना, लास्ट आंसर है केवल लिखित परीक्षा लेना। तो सही आंसर है सतत मूल्यांकन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में क्या होता है? वो आपके पास 4 आंसर्स लिखे हुए, शिक्षक मुख्य होता है, छात्र निष्क्रिय होता है, छात्र सक्रिय होता है, केवल लेक्चर होता है। तो यहां हमारे पास है सही उत्तर छात्र सक्रिय होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? दंड देना, नजरअंदाज करना, सीखने का अवसर, कम अंक देना। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा सीखने का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ये क्या दर्शाता है? रटना, समझ आधारित शिक्षण, केवल परीक्षा, केवल गणना। तो इसका सही उत्तर होगा समझ आधारित शिक्षण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके लिए डिस्कवरी
लर्निंग किससे संबंधित है? शिक्षक द्वारा पढ़ाना, छात्र द्वारा स्वयं खोज करना, केवल किताब पढ़ना, केवल नोट्स बनाना। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो है छात्र द्वारा स्वयं खोज करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। गणित में टीएलएम का उद्देश्य क्या है? समय बर्बाद करना, पढ़ाई को कठिन बनाना, सीखने को आसान और रोचक बनाना, केवल दिखावा। तो यहां जो सही आंसर है वो टीएलएम का हम उपयोग करते हैं सीखने को आसान और रोचक बनाने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या है? तो 4 आंसर्स दिए हुए, योजना बनाना, हल करना, समस्या को समझना, उत्तर लिखना। तो यहां हमारा सही उत्तर होगा समस्या को समझना। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ड्रिल मेथड का उपयोग कब होता है? 4 आंसर्स, कॉन्सेप्ट समझाने में, अभ्यास कराने में, कहानी सुनाने में, प्रोजेक्ट में। तो करेक्ट आंसर है इसका अभ्यास कराने में। तो ये हमारे पास वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे, इनको आप अगेन एंड अगेन तैयार करिए। आई होप इन्हीं में से फिर से टीईटी में क्वेश्चन आना चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।